क्रेडिट, कार्बन टैक्स, कार्बन स्पेस, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन मार्केट, ग्रीन कार्बन एंड ब्लू कार्बन, ग्रीन बिल्डिंग, कार्बन ट्रेडिंग हमने पढ़ा था पीछे, अर्थात इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। काफी प्रश्न आते हैं और ये टेक्निकल विषय है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कार्बन मार्केट को समझ लेते हैं, यानी कार्बन बाजार। पर्यावरण का शत्रु है प्रदूषण, और प्रदूषण का आधार है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन। प्रदूषण को कम करना है तो कार्बन के उत्सर्जन को कम करना होगा, प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कि जो ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करे, ज्यादा कार्बन उत्पन्न करे, उसको जुर्माना लगाया जाए। एक ही तरीका है, ये नकारात्मक तरीका है और इसका परिणाम भी नकारात्मक ही होगा। दूसरा तरीका यह है कि जो कार्बन उत्सर्जन को कम करे, जो अधिक करे उसको जुर्माना तो ना लगाया जाए, लेकिन जो कम करे उसको पुरस्कार दिया जाए। ये सकारात्मक तरीका है। ये जो पुरस्कृत करने वाली विशेषता है, ये बाजार आधारित दृष्टिकोण है। ये जो जुर्माना लगाने वाली विधि है, ये परंपरागत विधि है। इससे कार्बन को कम उत्सर्जित करने का प्रोत्साहन मिलता है। अभी भारत में आप देख रहे होंगे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, और जो सर्वाधिक स्वच्छ गांव है या शहर है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये जो कार्बन बाजार का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया 1997 में, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो पहली विशेषता तो यह है पुरस्कृत करना, जुर्माने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। दूसरी विशेषता यह है कि जिनके पास कार्बन के बहुत ज्यादा क्रेडिट हैं, वो दूसरे देशों को अपना क्रेडिट बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत को कहा गया है कि आपको साल भर के जो भी विकास कार्य हैं उसमें, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, उसमें आप 2 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख पर कैपिंग लगा दी गई, 2 लाख टन से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते, 2 लाख टन पे कैप। भारत ने कुछ अपना मैकेनिज्म ऐसा लगाया, ग्रीनरी, पेड़ पौधे या स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया, सीएनजी वगैरह अडॉप्ट किया, और 1 लाख टन ही कार्बन का उत्सर्जन किया। बाकी इसका 1 लाख टन की जो सीमा थी, ये सुरक्षित बच गई। 2 लाख की उम्मीद थी, 2 लाख इसको दिया गया था कि 2 लाख से ज्यादा उत्सर्जन मत करना कार्बन, लेकिन इसने 1 लाख ही किया। वहीं भारत के नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका की अपनी जो जरूरतें हैं, श्रीलंका से भी कहा गया था कि आप चूंकि छोटे देश हैं इसलिए आप 1 लाख टन ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका ने, चूंकि विकासशील देश है, उसके पास उतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है भारत जितना, तो श्रीलंका कार्बन उत्सर्जित कर दिया, रुका ही नहीं, उससे नियंत्रित नहीं हुआ। तो कार्बन क्रेडिट के तहत भारत का जो 1 लाख का लीवरेज बचा है, स्पेस बचा है, भारत ने वो दे दिया श्रीलंका को। इस तरह से दोनों एडजस्ट हो गया और इसके बदले भारत ने पैसे ले लिए, इसका जो भी मार्केट मूल्य होगा। तो भारत को यहां डबल बेनिफिट हुआ और श्रीलंका को 1 लाख टन ज्यादा उत्पन्न करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी श्रीलंका का अपना जो विकास था वो बाधित नहीं हुआ। अगर श्रीलंका को इसका दंड दिया जाता तो श्रीलंका हतोत्साहित भी होता
और ये गलत रणनीति होती है। तो ये जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम है, ये सारी दुनिया में इक्विलिब्रियम का काम करती है। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। समझ गए संतुलन, कार्बन क्रेडिट क्या है? ये सारी घटनाएं जिस स्थान पे होती हैं उसे कहते हैं कार्बन बाजार। इसके बाद नेक्स्ट है हरित कार्बन और नीला कार्बन। ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन। हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें नेचुरली बहुत सारे कार्बन अवेलेबल हैं जो मनुष्य के द्वारा उत्पादित नहीं है, और प्राकृतिक सस्टेनेंस के लिए ये कार्बन बहुत उपयोगी है। कार्बन केवल नुकसानदायक नहीं है, कार्बन वो एलिमेंट है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का उपयोग है। तो जो कार्बन पौधे और मिट्टी में संग्रहित होता है इसे कहते हैं ग्रीन कार्बन। तो ये नेचुरल ग्लोबल कार्बन साइकिल का एक पार्ट होता है। तो जो वृक्षों में जमा होता है, मिट्टी में जमा होता है, वो ग्रीन कार्बन है। लेकिन वायुमंडलीय कार्बन जब समुद्री घास और दलदली या दलदल कह सकते हैं, दलदल में, मैंग्रोव्स में जमा होता है तो इसे कहते हैं ब्लू कार्बन। ये दो प्रकार का परितंत्र है। इन दोनों में कार्बन अलग अलग स्टोर होता है। ये मैप में आपको दिखाया गया है कार्बन ट्रेडिंग
के ट्रेंड्स को। कार्बन ट्रेडिंग, इसके पहले मैंने आपको समझाया, कार्बन ट्रेडिंग भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को बोलेंगे इमिशन ट्रेडिंग, यानी उत्सर्जन व्यापार। जैसे मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया कि भारत को 2 लाख टन उत्सर्जन की अनुमति दी गई थी और उसने 1 लाख टन ही कार्बन उत्सर्जन किया, और शेष जो 1 लाख टन का उसके पास स्पेस बचा था उसको उसने बेच दिया। तो ये कहते हैं इसको इमिशन ट्रेडिंग, उत्सर्जन व्यापार। दूसरा होता है ऑफसेट ट्रेडिंग, समायोजन व्यापार। ये क्या होता है ऑफसेट ट्रेडिंग? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किसी देश में कमी लानी है। भारत का ही उदाहरण ले लें कि भारत को कहा गया कि ऐसा है किसी अन्य परिस्थिति में कि आपका कार्बन का उत्सर्जन 1 लाख ऑलरेडी हो रहा है, 1 लाख टन 1 साल में, और हम चाहते हैं कि उत्सर्जन को घटा करके आप कर दीजिए 50,000 टन प्रति वर्ष। तो भारत कहेगा कि ये 50,000 टन प्रति वर्ष कम करने के लिए हमको अपने बहुत सारे उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन बंद करने पड़ेंगे, और हमको 2 लाख अरब का घाटा होगा। अगर हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे तो इतना हमारा घाटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उद्योग हमको बंद करने पड़ेंगे। तो एक स्थिति कल्पना कीजिए कि बाकी विकसित देश कह रहे हैं कि हम आपको 2 लाख अरब रुपया दे देते हैं और उनको आप बंद कर दो। समझे मेरी बात? इसको कहते हैं ऑफसेट ट्रेडिंग। इसका फायदा, अच्छा पूरी दुनिया की क्या स्थिति है? पूरी दुनिया ऐसे एक बंद गोले की तरह है। अगर यहां पर कार्बन उत्सर्जित हो रहा है या यहां पर कार्बन उत्सर्जित हो रहा है या यहां पर कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि जिस जगह पे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है मात्र वही जगह प्रभावित होगी। यहां पर हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ यही जगह प्रभावित होगी। प्रभाव किसकी कोई सीमा नहीं है। कार्बन अगर यहां उत्सर्जित हो रहा है तो ये प्रभाव पूरी दुनिया में फैलेगा। यानी नुकसान जो कर रहा है सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं होगा, जो जिस नुकसान में जिसका सीधा हाथ भी नहीं है, ये नुकसान उसका भी होगा। ये प्रभाव सार्वभौमिक है। तो भारत को इन्होंने 2 लाख अरब रुपए दे दिए इस कारण से। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने भारत को दिए, ये इन्होंने खुद को इस विभीषिका से बचाया जो 1 लाख टन कार्बन उत्सर्जन के बाद इनको झेलना पड़ता। बात समझ में आई? तो इसीलिए इसे कहते हैं समायोजन। ऑफसेट ट्रेडिंग। एक और ट्रेंड चलता है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या है? कोई भी देश है, ये कहेगा जी मेरी मजबूरी है कि मैं इतना कार्बन अगर नहीं उत्पन्न करूंगा तो मेरे देश का विकास नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ या पूरे विश्व के जो ऑब्लिगेटरी प्रोटोकॉल्स, वो कहेंगे नहीं, आप जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, बीमारियों के रूप में या अन्य रूप में। आप इसके वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर दीजिए, इतने से ज्यादा हम आपकी अनुमति नहीं दे सकते। तो ये कहेगा जी अगर आप इतने से ज्यादा की अनुमति नहीं देंगे तो हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, क्योंकि औद्योगिकीकरण कम हो जाएगा।
इसलिए आपको हमारी जीडीपी अभी जो 10 अरब डॉलर है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अगर हम इस कार्बन उत्सर्जन के वॉल्यूम को सिर्फ आपके द्वारा निर्धारित वॉल्यूम तक सीमित कर दें तो ये जीडीपी हमारी घट करके 8 अरब ही रह जाएगी, 2 अरब का घाटा होगा। लेकिन ये जो कार्बन उत्सर्जन है ये वैश्विक समस्या है। चाइना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, मैंने अभी बताया कि पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। इंडिया उत्सर्जित कर रहा है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। अब ये अपना 2 अरब ज्यादा इनको लाभ तो होगा, ये मान लो कोई कंट्री है एक्स, लेकिन 2 अरब निर्धारित लिमिट से ज्यादा ये कार्बन जो उत्सर्जित कर रहे हैं, पूरी दुनिया में और भी कंट्रीज हैं ए बी सी डी, इनमें पर्यावरण के नुकसान के कारण बहुत सारे नुकसान होंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूस्खलन होगा, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, बीमारियां फैलेंगी, लोग अस्वस्थ होंगे, मेडिकल टोल ज्यादा होगा, लोगों की मृत्यु होगी, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, रक्त विकार आ रहा है, मानसिक विकार आ रहा है, लोग पागल हो रहे हैं, और भी हजार इसके स्वरूप हैं नुकसान के। तो ये कंट्री है, मान लो एक्स कंट्री है, मान लो अमेरिका है। अमेरिका ने कहा कि भाई देखो, हम अपने विकास को नहीं रोक सकते, आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। इन कंट्रीज ने मिलकर कहा कि भाई मेरी देखो 1 अरब रुपए की का नुकसान हो जा रहा है। अमेरिका ने अनुमान लगाया कि हमारे अगर 2 अरब लाभ से 1 अरब का इनका नुकसान हो जा रहा है, तो कहेगा कि चलो मैं आपको 1 अरब दे दूंगा अपनी तरफ से, जो आपका नुकसान हो रहा है वो मैं आपको क्षतिपूर्ति कर दूंगा। तो ये जो क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था है, इसको ही कहते हैं कार्बन टैक्स। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन तंत्र, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो 2 तरह के कार्बन टैक्स प्रचलित है वर्तमान में। एक जीवाश्म ईंधन के उपभोग पर कर, जीवाश्म ईंधन यानी जो भी फॉसिल्स से उत्पन्न होने वाले ईंधन है, और एक प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उससे उसके उत्सर्जन पे कर। जो मैंने पीछे उदाहरण दिया वो उत्पाद प्रक्रिया के दौरान CO2 उत्सर्जन पर कर। तो कार्बन टैक्स समझ में आया। नेक्स्ट टर्म है कार्बन फुटप्रिंट। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो भी गैसेज हैं, उन गैसेज को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी उत्तरदायी गैस है उनको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी व्यक्ति या समुदाय या संस्था, संगठन, देश द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो 2016 में कार्बन डाइऑक्साइड जितना छोड़ा गया, ये मैप के द्वारा बताया गया। जो इलाका जितना ही डार्क है उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से छोड़ा जाता है, जितना ही लाइट है उतना ही कम उसका कार्बन फुटप्रिंट। अगला है कार्बन स्पेस। आज आपकी 9 बजे 2 घंटे की यूट्यूब क्लास है, मोटिवेशनल क्लास है।
9 बजे सभी ने ज्वाइन करना है, और जो भी संबंधित है तैयारी से, नोट से, एग्जाम से, यूजीसी नेट से, बुक से, जो भी समस्याएं हैं उनका विश्लेषण, उनको समाधान दिया जाएगा। स्ट्रेटजी कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, तैयारी कैसे करें, क्या करें कि जून में 100% सफलता मिले, 1 का भी, हिस्ट्री का भी, दोनों का। तो मोटिवेशनल क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, 9 से लेकर के 11 बजे तक। तो आप सभी को ज्वाइन करना है आज 9 बजे यूट्यूब पर। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा कि एक टब है, छोटा सा, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत सारी चीजें होती थी जो हमें कौतूहल से भरती रहती थी। स्पंज सभी ने कभी कभी देखा होगा, स्पंज तो सभी जानते हैं स्पंज क्या चीज होती है। तो एक स्पंज का टुकड़ा मिल गया, अब हमें पता नहीं है कि ये किस चीज के काम आता है। इसको जब हम निचोड़ते हैं तो छोटा हो जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो बड़ा हो जाता है। किसी ने कहा कि इसको पानी में डालोगे ना तो ये बहुत सारा पानी अवशोषित कर लेता है। तो हमने टब में पानी में डाल करके इसको देखा, और नॉर्मली टब में इतना पानी था, स्पंज को डालते हुए बहुत सारा पानी स्पंज ने खींच लिया, और टब में पानी बस इतना रह गया। सारा पानी नहीं समाप्त हुआ, लेकिन ज्यादातर पानी इसमें अवशोषित कर लिया। फिर इस पानी को ले जाके बाहर निचोड़ते थे, बड़ा मजा आता था। इसी तरह से उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कार्बन को अवशोषित करने के लिए पृथ्वी की एक सीमा होती है। एक सीमा तक पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जब यह सीमा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, तब पृथ्वी प्रदूषित होने लगती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की पृथ्वी की क्षमता ही कार्बन स्पेस कहलाती है। जैसे ये स्पंज पानी को एक लिमिट तक अवशोषित कर सकता है। इतना बड़ा स्पंज है, मान लो इसमें 400 मिलीलीटर ही पानी आएगा। इसी तरह से पृथ्वी की भी एक क्षमता है कि इसमें मान लो 400 टन ही कार्बन ही अवशोषित कर सकती है। तो ये जो 400 टन कार्बन अवशोषित करने की इसकी क्षमता है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन स्पेस। पूरी दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुमको इस दुनिया में सर्वाधिक आश्चर्य की बात क्या लगती है? महाभारत। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे ये लगता है कि सब लोगों ने कहीं कहीं लोगों को मरते हुए देखा है। किसी के माँ मर गई, किसी के बाप मर गया, किसी का कोई मर गया, परिजन मर गया, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। लेकिन अब ये परिभाषा बदल गई। दुनिया में इससे बड़ा भी एक आश्चर्य पैदा हुआ है। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं घर के बगल में जो हमारे दुकानदार हैं भाई साहब, वो सारा पॉलीथीन दिन भर का इकट्ठा करके मैगी के टुकड़े, नमकीन के टुकड़े, सारा रैपर, और अपनी दुकान के सामने सड़क के किनारे ढेर लगा करके उसकी होली जला रहे हैं, और भयंकर धुआं उठ रहा है, और बड़े मजे से उन्होंने आग लगा के छोड़ दिया सड़क के किनारे। कभी कभी वो धुआं आपके घर में भी आ रहा है, सब लोग खांस खांस के बेदम हो रहे हैं। तो आपने जाकर कहा अंकल जी ये जो आप जला रहे हो ना, इससे बड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, अभी 10 मिनट ये सब का सब चल जाएगा, कुछ नहीं होता, तो फिक्र ना करो, तो टेंशन ना लो। आपने कहा अंकल जी आपने पता कितना कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन वाला की हुंदा की गल करते हो पुत्र? भाई कुछ नहीं हुंदा, सारा धुआं गायब। तू मुझे कितने जानता है? भाई कुछ नहीं, डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर। जिमें लाइट जल्दी होती है ना, लाइट को स्विच ऑफ करो तो लाइट गायब हो जाती है, ऐसे ये स्मोक भी गायब हो जाता है। तो आपको उसकी बुद्धि पे इतनी तरस आती है कि इस गधे को ये नहीं मालूम है कि कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पता ही नहीं है। और आपको मैं बताऊं, भारत में लगभग 1.5 अरब लोग हैं,
और धुआं जलने से पूरी मनुष्यता को नुकसान हो रहा है। इन 150 करोड़ लोगों में शायद 1 करोड़ को भी नहीं मालूम होगा कि प्रदूषण क्या चीज है, पर्यावरण क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नुकसान क्या होता है। मेरे घर के बगल में जिम है। एक बार मैं सलमान खान को बड़ा गंभीरता से देखा, तो मैं सोचा कि यार मेरी भी बॉडी ऐसी ही होनी चाहिए, कम से कम मध्य प्रदेश तो अंदर ही होना चाहिए। तो कॉलेज से आकर के तुरंत गाड़ी पार्क की, पहुंचा जिम के ओनर से बात की। जिम बोला कि भाई देखो, रेगुलर आ जाओ, 6 महीने में आपको सलमान खान बना देंगे। दूसरे दिन से पहुंच गए, हाहाकार मचा दिया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिम का नहीं जो मैंने नहीं किया। जाते ही बड़ा ही डंबल उठा लिया, बड़ा ही बारबेल, इतनी दौड़ लगा दी उनके ट्रेडमिल पे कि वो जिम ओनर खुद ही कहने लगा कि थोड़ा धीरे 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 धीरे। तो पहले दिन 2 दिन में तो मेरे सारे पुर्जे पुर्जे में दर्द होने लगा। 2-3 दिन गए, चौथे दिन फिर धुआं का गुबार सुबह सुबह भर जाता था जिम में। मैंने देखा जिम के बगल में जो मर्चेंट है, जो ग्रोसरी की शॉप है, उन लोगों ने अपना जलवा फैला रखा है ग्रोसरी का। होलिका दहन रोज सुबह सुबह करने लगे। मैं आके उनको समझाता था कि अंकल जी, सारा गैस ना ये जिम में भर जाता है, और सुबह सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्होंने मुझे इतना लंबा चौड़ा पंजाबी में उपदेश दिया कि मेरे हाथ पांव ढीले हो गए। फिर मैंने उस योजना को छोड़ दिया। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। I am failed to make him aware that what is environment, what is pollution, what is carbon dioxide, how these things are deteriorating our life and our existence, our nature. वो ना समझने के लिए तैयार न हम समझा पाए। प्रदूषण की वजह से योजना अधूरी रह गई। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कॉमन क्या है, सभी को समझाना हो तो पूरी दुनिया में ऐसा क्या किया जाए किसी दिन या किसी समय कि सभी पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कम से कम कोई तो ऐसा चीज होगा। तो WWF ने इसका एक तरीका निकाला, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति को बचाने के लिए। WWF, इन्होंने एक तरीका क्या निकाला कि पूरी दुनिया में जो सभी के जीवन में शामिल है वो है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली। तो हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे पूरी दुनिया में 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर दो, पूरी दुनिया। तो लोग पूछेंगे कि की होया, तो ये तो अर्थ आ रहे हैं, पृथ्वी का घंटा। तो कम से कम लोग पूछेंगे तो कि होता क्या है, पृथ्वी का घंटा क्या होता है। 1 घंटा धरती के लिए। धरती में की होया पंजाब में, पूछो कोई पुत्र धरती ने लस्सी नहीं पीती, लस्सी नहीं पाई धरती में, सरसों का साग मक्के की रोटी नहीं खाई, कोई लाइट में धरती में की करना है। तो जो जानकार लोग होंगे उनसे जरूर 10 बेवकूफ पूछेंगे कि ये अर्थात क्या होता है। तो जो जानकार लोग होंगे वो बताएंगे कि पापा जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना, वो पर्यावरण में बहुत नुकसान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी धरती गर्म हो जाती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है, बर्फ पिघल रहे हैं। तो कहेगा कि ओए तेरी आंटी भी तो गर्म रहती है। अब मैं सोचा कि वो गर्म क्यों रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर भी ज्यादा होगी। तो ये अर्थ इसलिए मनाया जाता है। विश्व के बहुत सारे देशों में ऐसे रिसर्च हुए हैं कि परंपरागत विधि से जो घर बन रहा है ना, भवन निर्माण हो रहा है, नॉर्मली जो बड़ा सा ड्राइंग रूम, बड़ा सा बरामदा वगैरह वगैरह, तो इसमें 40% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और इस 40% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए 24% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। इसलिए मकान बनाने के लिए एक नया इन्होंने तरीका निकाला है, सस्टेनेबल बिल्डिंग। हरित भवन या सतत भवन की अवधारणा। ये पर्यावरण हितैषी होंगे,
और इन संसाधन कुशल होंगे। संसाधन कुशल का मतलब उन सभी संसाधनों से इक्विप्ड होंगे जो प्रदूषण को कम से कम करने में सक्षम है। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन, पानी को खपत कम करेंगे, जलवायु प्राकृतिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अब इसका उद्देश्य है कि विश्व को ऊर्जा के संकट से उबारना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, जल संसाधन को रीयूजेबल बनाना, एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना। अगला टर्म है रेड लिस्ट। लाल सूची। अविवेकपूर्ण उपयोग है प्रकृति का मानव के द्वारा। वनस्पतियों और जीवों का दोहन हो रहा है और प्राकृतिक तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। बहुत सारे वन्य जीव और वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं इस कारण से। तो इस स्थिति पर अध्ययन करने के लिए, उन पर सुझाव देने के लिए 1948 में IUCN का गठन किया गया और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। 1948 में IUCN ने 1964 ईस्वी में एक नया उपक्रम शुरू किया। वो उपक्रम था हर साल रेड डाटा बुक जारी करना। वैश्विक स्तर पर जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, सुरक्षित हैं या दुर्लभ हैं या संकटग्रस्त हैं, चाहे वो वृक्ष हो, पौधे हो या किसी भी प्रकार के जीव हो, सरीसृप हो, कीट हो, पतंगे हो, रेड डाटा बुक में उनकी क्या स्थिति है और उनको सुरक्षित रखने के लिए उन पर निगरानी रखने वाली संस्था क्या काम कर रही है, ये अंकित होता है। तो प्रत्येक जैविक प्रजाति के लिए इन्होंने 9 कैटेगरीज बना रखी। और इन 9 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जो बिल्कुल विलुप्त हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनको एक्सटिंक्ट में रखा जाता है, विलुप्त। इस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा है। EW का मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जंगलों से तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो सदस्य इसमें बचे हैं उन्हें केवल चिड़ियाघरों या किसी कृत्रिम स्थान पर रखा गया है, जैसे बंगाल टाइगर, गिर के शेर। IUCN का फुल फॉर्म बता तो दिया रंजनी ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। CR यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये विलुप्त तो नहीं है, लेकिन विलुप्त होने वाली है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को कैटेगराइज इस आधार पर किया जाता है कि पिछले 10 साल में इनकी जनसंख्या 90% से ज्यादा कम हुई हो। यानी प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की और कमी आ रही है।
और इसके अलावा उस प्रजाति के 50 या उससे कम वयस्क सदस्य जीवित बचे। साथ ही 10 वर्षों में 50% तक प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना। इसके बाद आते हैं EN, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सिर्फ इंडेंजर्ड है। यानी 10 वर्षों में 90% तो नहीं, लेकिन 70% इनकी जनसंख्या में कमी देखी गई है। और अभी तक इस प्रजाति के जितने भी जीवित हैं उनकी संख्या केवल 2500 से कम है, और 5 साल के अंदर 20% और कम होने की संभावना है। हाँ, चीतों को नहीं, हाँ, चीते भी शामिल हैं उसमें, बाघ भी है, शेर भी है, हाथी भी है, बहुत सारे पशु, गैंडा है। तो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सब बन रहा है ना, इसलिए। इसके बाद आता है बीयू। बीयू का अर्थ है वल्नरेबल। वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त होने की संभावना है। यानी 10 सालों में कोई प्रजाति 50% तक या उससे अधिक कम हो गई हो, या वर्तमान में प्रजातियों की संख्या कम से कम 10,000 या उससे कम हो, और तो उसको वल्नरेबल की श्रेणी में रखा जाता है। एंटी का अर्थ होता है नियर थ्रेट। नियर थ्रेटेंड। अभी तो कोई संकट नहीं है, लेकिन भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। और LC है लीस्ट कंसर्न। ये ऐसी प्रजाति है जो भविष्य में संकटग्रस्त नहीं हो सकती, जैसे मनुष्य। मनुष्य सबको संकट देता है, उसको कोई संकट नहीं। कोरोना से क्या संकट होगा, कुछ फर्क पड़ा? कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2007 में IUCN रेड लिस्ट का डाटा है। इसमें डिफरेंट प्रजातियों के विलोपीकरण को इस ग्राफ से दिखाया गया है। यानी बहुत सारे स्तनधारी लगभग 20% तक समाप्त हो चुके हैं पूरी दुनिया से। चिड़ियों की लगभग 12%, सरीसृपों की 5%, इसी तरह से एम्फीबियन, मछलियाँ, कीड़े, प्लांट्स, ये सब इतने इतने परसेंट पूरी दुनिया में समाप्त हो रहे हैं। लेकिन ये वो चीज है जिनके बारे में हमारे पास डेटा है। बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में पता ही नहीं चलता कि वो समाप्त हो गए हैं कि क्या हो गए हैं, तो उन्हें रखा जाता है डेटा डेफिशिएंट की श्रेणी, डेटा डेफिशिएंट। लेकिन कम से कम वो प्रजाति है, इसके बारे में पता है। बहुत सारी प्रजाति हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्हें रखा जाता है नॉन इवेल्युएटेड। उनका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। कोई हानि नहीं हुई थी जी। इससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं जितने कोरोना से मरे।
कोरोना से जितने हानि की संभावना थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? लोग फटाफट सचेत हो गए, जो वही लोग मरे जो मरने के कगार पे खड़े थे, और कुछ नहीं हुआ। आप अगर 200 लोगों को जानते होंगे नियर एंड डियर, उसमें से एक भी लोग नहीं मरे। इससे ज्यादा मृत्यु हुई थी पिछली जो महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू, उसमें गांधी जी को भी स्पेनिश फ्लू हो गया था। Productivity rise during corona and environmental concern also rises. People got awareness about their activities which are against environmental harmony and environmental concerns. And now Omicron is also roaming around. But people are same doing rallies and all. Even leaders are doing rallies. PM Modi came to my city. He could not perform rally, that is another thing. But he was near my city, Firozpur. No, people are nowadays, they are taking lightly. People are not that much aware. एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। Lockdown is not the solution. हरित अर्थव्यवस्था, ये हरित अर्थव्यवस्था हमने पढ़ लिया क्या? शायद नहीं, पक्का बताओ। हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है? 3 इसके गुणधर्म है ग्रीन इकोनॉमी के।
क्या क्या? पहला है लो कार्बन, दूसरा रिसोर्स एफिशिएंट, और तीसरा सोशली इंक्लूसिव। ये तीन चीजें हैं तो अर्थव्यवस्था हरित, अदरवाइज अर्थव्यवस्था हरित नहीं है। और इसके इम्पैक्ट सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक तीनों है। यूएनओ दिन रात प्रयास कर रहा है इस दिशा में। यूनाइटेड नेशंस एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। तो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूएनईपी। ये जो शब्द है ना ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी का पहला प्रयोग हुआ है, इस शब्द का पहला प्रयोग हुआ है 1989 में ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा। और इस रिपोर्ट एक रिपोर्ट बनाई गई थी 1989 में, इसका शीर्षक था ब्लू प्रिंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। लेकिन इसकी शुरुआत होते होते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2008। इसको नाम दिया गया ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य था ग्रीन सेक्टर्स में निवेश करना और पर्यावरण संरक्षण को एनालिसिस एंड पॉलिसी सपोर्ट देना। जून 2009 में कोपेनहेगन में इस चीज को अप्रूव कर दिया गया। एंड फरवरी 2010 में बाली इंडोनेशिया में पूरी दुनिया के मिनिस्ट्रियल इन्वायरमेंटल फोरम में यह स्वीकार किया गया कि हरित अर्थव्यवस्था वर्तमान चुनौतियों को सॉल्व कर सकती है और सभी राष्ट्रों का विकास कर सकती है और उनको लाभ के अवसर दे सकती है। 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसको विस्तार से पारित किया गया, ग्रीन इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। हरित अर्थव्यवस्था को ब्राजील में इस दृष्टि से देखा गया कि यह सतत विकास और निर्धनता उन्मूलन,
ये दोनों करने में सक्षम है। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यूएनईपी 2011 में इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग, सोशल इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल रिस्क और इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज इनको कम करेगी। को भी ठीक करेगी, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। अभी हाल में जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिपोर्ट पेश किया गया इसके ऊपर। इसका शीर्षक था प्रिंसिपल्स, प्रायोरिटीज एंड पाथ इजी फॉर इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमिक्स। यानी ये रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दशकों में मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, फाइनेंशियल एंड सोशल इनइक्वालिटी, ये सब गंभीर चुनौतियां पैदा होंगी। और ये सारी की सारी चुनौतियां इंटरकनेक्टेड है। और हमारा आर्थिक तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यानी सामाजिक लक्ष्य और पर्यावरण लक्ष्य या पर्यावरणीय लक्ष्य, इन दोनों में संतुलन स्थापित कर सके। अगर वो विकास की बात करता है तो पर्यावरण की हानि होती है, पर्यावरण बचाता है तो विकास की हानि होती है। इसके लिए एक ही हमारे पास तरीका है। वो तरीका क्या है? इकोनॉमी को इस ढर्रे पे ले चलना कि वो इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी हो। तो 5 सिद्धांत हैं ग्रीन इकोनॉमी के, 5 प्रिंसिपल्स। प्लैनेटरी बाउंड्रीज, वेलबींग ऑफ पीपल, गुड गवर्नेंस, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी एंड जस्टिस। इसका मतलब क्या है? प्लैनेटरी बाउंड्रीज तो हम जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे उसका सीधा सा प्रभाव हमारे प्लेनेट पे पड़ेगा, उसके बाहर नहीं जाता। पर्यावरण में अगर प्रदूषण है तो उसके बाहर नहीं जाती। वेलबींग ऑफ पीपल यानी जन कल्याण, जो भी हरित व्यवस्था स्थापित होगी उसका उद्देश्य वो जन कल्याण होगा। एक वास्तविक और साझा संस्कृति का निर्माण होगा और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ध्यान नहीं, फोकस नहीं होगा। इसमें मानवीय, सामाजिक, भौतिक, प्राकृतिक, इनको भी पूंजी माना जाए। गुड गवर्नेंस वो है जो हमारे पर्यावरण की कीमत पर व्यवस्था का निर्माण नहीं करती, पर्यावरण को सुरक्षित रख करके ही व्यवस्था का निर्माण करती है। एफिशिएंसी और सफिशिएंसी ये दो अलग चीजें नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम अपना नुकसान न करते हुए विकास करें, यानी पर्यावरण का बिना नुकसान किए अपना विकास करें, सतत विकास। प्लैनेटरी बाउंड्रीज, पारिस्थितिकी मूल्यों को पहचान करती है, उनको घोषित करती है। पारिस्थितिकीय मूल्य क्या है? फंक्शनल वैल्यूज, यानी उन वस्तुओं और सेवाओं को देना जो अर्थव्यवस्था को सहारा देती हैं। कल्चरल वैल्यूज, सामाजिक समाज, विभिन्न समाजों को जोड़ना। इकोलॉजिकल वैल्यूज, कार्यात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ना।
अब हरित अर्थव्यवस्था में जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, पूर्व सूचित सहमति, प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, सोशल डायलॉग, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट्स। इनके बारे में मैं बार बार समझा चुका हूं। तो ये था आपका पर्यावरण का पूरा क्लास, और जितने भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उसको मैंने आपको समझा दिया। अब किसी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो पूछ सकता है। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि 9 बजे आपकी होगी यूट्यूब क्लास, सभी को ज्वाइन करना है। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध हो, मतलब प्रश्न हो, तो आप खुल के पूछ सकते हैं। ये क्लास इंटरेक्टिव ज़्यादा होगी और डिस्कोर्स कम होगा। इंटरेक्शन आप खुल के करिए, जो भी पूछना हो पूछिए। पढ़ाऊंगा नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते रहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये क्लास में बेटर है आस्किंग द क्लास। तो ये वही क्लास है। इसमें क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, बीच बीच में हमने करवाए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ब्लू कार्बन क्या होता है? कार्बन दो तरह के होते हैं। एक कार्बन जिसको जमीन पे जो पेड़ पौधे हैं वो अवशोषित कर लेते हैं, दैट इज द ग्रीन कार्बन। ब्लू कार्बन जो वनस्पतियां समंदर के नीचे या समंदर के किनारे होती हैं वो अवशोषित करती हैं, उसे कहते हैं ब्लू कार्बन। कल क्लास है? कल क्यों नहीं है क्लास? एक मिनट, कल का तो मैं शेड्यूल देखना पड़ेगा। कल क्लास नहीं शो कर रहा है? नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैसेज देखने की, डोंट वरी। कल आपका है 9 तारीख ना? तो नहीं, कल 10 तारीख, 10 तारीख को तो क्लास है। दोनों हिस्ट्री ही है, दक्षिण का इतिहास और गुजरात के राजवंश। और 11 तारीख से आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, रोड मैप एंड स्ट्रेटजी टुवर्ड्स नेट जेआरएफ। 6 बजे बुक्स टू रेफर फॉर नेट जेआरएफ हिस्ट्री एंड पेपर 1। 12 बजे, 13 बजे स्मार्ट वर्क वर्सेज हार्ड वर्क। 15/8 आप मेकिंग नोट्स एंड स्ट्रेटजी। नहीं, फर्स्ट पेपर फरवरी में फिर से स्टार्ट होगा। अभी बीच में थोड़ा गैप करके जो 5 यूनिट हमने इसमें पढ़ा है, और 5 जो यूनिट आपके बचे हुए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और भी बहुत सारे यूनिट्स, वो 5 यूनिट फरवरी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हाँ, मैथ वाले सारे, ये पूरा हो गया। हमने 2 भागों में बांटा था, एक थ्योरेटिकल जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो फिलोसफिकल थोड़ी ज़्यादा है, उनको हमने एक साथ टैकल किया है। मैथमेटिकल को हम एक साथ टैकल करेंगे। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे 9 बजे यूट्यूब क्लास में। तब तक सबको बाय।